हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोशियोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक के भागों में हमने समाजशास्त्र का अर्थ, समाज का अर्थ और उससे संबंधित कुछ कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ों के बारे में जाना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति है और समाज है, इनमें कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके दो प्रमुख थियरी और का क्या आपस में संबंध है। तो व्यक्ति और समाज किस प्रकार आपस में संबंधित है, इनसे संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, किस विद्वान ने क्या माना है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो व्यक्ति और समाज, आप जानते हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक को दूसरे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। हम नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति ही व्यक्ति है या समाज ही समाज है। ना तो व्यक्ति के बिना समाज रह सकता है और ना ही समाज के बिना ये व्यक्ति रह सकता है। तो दोनों ही आपस में संबंधित हैं। व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध है, इनको बताने के लिए मुख्यतः दो सिद्धांत आते हैं, दो थियरी हैं। एक थियरी है जो कि मानती है कि व्यक्ति और समाज में व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस थियरी में व्यक्ति को प्रमुखता दी गई। और एक थियरी है जो कि मानती है कि व्यक्ति और समाज के बीच में समाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक व्यक्ति को प्रमुखता देता है और दूसरा समाज को। तो दो सिद्धांत हैं जिनके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से दो सिद्धांत हैं? तो पहला सिद्धांत है आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है सावयवी सिद्धांत। तो पहले हम समझेंगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये जो थियरी है, इसके प्रतिपादक में हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो ने ये सिद्धांत दिया था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये पीजीटी में वन लाइनर में पूछ सकता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? तो हॉब्स, लॉक, रूसो। रूसो की पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन और लॉक की बुक है टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। देखो, पहले इस सिद्धांत का थोड़ा सा प्रीवियस, इससे पहले क्या था, क्यों ये सिद्धांत आया। तो ये थियरी जब आई, उससे पहले समाज में मान्यता थी कि जो राज्य है या जो समाज है, ये क्या है, ये दैवीय उत्पत्ति है। राजा जो है उसको ईश्वर ने बना करके भेजा है और जो राज्य है ये दैवीय उत्पत्ति है, इसको ईश्वर ने बनाया है। तो इसलिए राजा के डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो राजा ने कह दिया वही सत्य है, जो राज्य ने डिसीजन दे दिया वही सत्य है, जो समाज कहे उसी को आपको मानना होगा। ये मान्यता थी किसमें? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में। समाज के दैवीय उत्पत्ति या राज्य का दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, ठीक। तो इसी सिद्धांत को हॉब्स, लॉक, रूसो ने चैलेंज किया। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को हॉब्स, लॉक, रूसो ने चैलेंज किया और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में इन्होंने जो मानवीय इतिहास है, संपूर्ण इतिहास को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। इन्होंने बताया कि अभी तक का जितना मानवीय इतिहास है उसकी दो अवस्थाएं रही हैं। एक अवस्था है प्राकृतिक अवस्था और एक अवस्था है समझौते के बाद की। पहली है प्राकृतिक, दूसरी है समझौते के बाद की अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने कहा कि ये एक ऐसी अवस्था है जब मनुष्य का जन्म हुआ प्रारंभ में, ठीक है। तो मनुष्य स्वतंत्र रहता था, पशुओं के समान रहता था, प्रकृति पर वो डिपेंड था पूरी तरीके से। वो फल फूल कंदमूल ये सब के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता था, शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता था। तो बेसिकली ये शुरू की स्टेज है, प्राकृतिक अवस्था, जब वो जंगलों में रहता था और असभ्य था। तो इस समय पर समाज या राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था, अपनी आवश्यकताएं वो अपने दम पर पूरा करता था। तो ये सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जीवन यापन के लिए मनुष्य ने भूमि पर कब्जा करना शुरू किया। तो जब भूमि पर कब्जा करना शुरू किया तो कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पावरफुल हुए। जैसे मान लीजिए कि कोई 5 भाई हैं या उनके अनुयायी ज़्यादा हो गए, उनके समर्थक ज़्यादा हो गए, तो उसने भूमि पर ज़्यादा कब्जा कर लिया। तो जो लोग शक्तिशाली थे उन्होंने अधिक भूमि कब्जा कर ली, ठीक।
तो जब ये हुआ तो फिर तो वो वाली बात हो जाएगी ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो शक्तिशाली है वही उन चीज़ों पर अधिकार करेगा। तो भूमि और स्त्री ये दो चीज़ों पर उन्हीं का कब्जा होने लगा जो शक्तिशाली थे। तो जब ऐसी स्थिति आई तो अराजकता फैल गई। जिसका जो मर्जी आती, जिसके पास पावर होती, वही सारी चीज़ों पे कब्जा कर ले रहा था, बाकी बेचारे वंचित रह जा रहे थे। तो ये अवस्था पूरी तरीके से अनियंत्रणकारी अवस्था थी और बहुत ज़्यादा अराजकता फैली थी। कोई नियम, कोई कायदे कानून नहीं, तो सभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा अराजकता फैली तो मनुष्यों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी संस्था, एक ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे कि ये जो अनियंत्रणकारी अवस्था है इससे बचा जा सके। तो इस अनियंत्रणकारी अवस्था से बचने के लिए मनुष्यों ने एक समझौता किया, एक ट्रीटी की, ठीक, एक समझौता किया और उस समझौते के तहत समाज का निर्माण हुआ। सबने ये डिसाइड किया समझौते में कि एक समाज रहेगा, समाज में कुछ नियम बना दिए गए कि ये नियम सबको मानने पड़ेंगे और उसी के आधार पर चीज़ों का बंटवारा होगा। तो मनुष्यों ने समझौता करके समाज का निर्माण किया, ये वाली थियरी ये कहती है। तो एक अवस्था है प्राकृतिक अवस्था और दूसरी अवस्था आ गई समझौते के बाद की अवस्था। अब जो हम लोग समाज में जिसमें रह रहे हैं, ये समाज कैसा है? समझौते के बाद की अवस्था वाला समाज, क्योंकि हम लोग के समय पे तो पूरा समाज है, नियम है समाज के और सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे है। तो हम लोग समझौते के बाद की अवस्था में, तो दो अवस्थाएं इन्होंने बताई, ठीक। ऐसा नहीं, अब देखो ये थियरी आई तो अब कोई भी थियरी आएगी तो उसकी आलोचना होगी, तो ये थियरी आई तो इसकी भी आलोचना हुई। तो इसमें कहा गया कि ऐसा नहीं है कि कोई युग ऐसा नहीं हो सकता जब व्यक्ति रहा हो और समाज ना रहा हो। आलोचकों ने ये कहा कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति समाज के बिना रह ही सकता है। तो ऐसा कोई युग नहीं हो सकता जब व्यक्ति हो और समाज नहीं हो। पहली आलोचना ये हुई। दूसरी आलोचना किस आधार पर हुई कि व्यक्ति और समाज अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर हम समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो वो अधूरा है, और यदि हम व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना करें तो वो भी अधूरा। तो दोनों चीज़ें जो है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को अलग अलग नहीं समझा जाना चाहिए। तीसरी आलोचना हुई कि व्यक्ति और समाज दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो हम किसी एक को नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समझौते वाले सिद्धांत में क्या हुआ कि व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। तो आलोचना हुई कि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं, किसी को गौड़ या थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो ये थियरी थी। दूसरी थियरी आई सावयवी सिद्धांत की। अब जैसे समझौते वाले में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, सावयवी सिद्धांत में महत्व दिया गया समाज को, ठीक है, किसको? समाज को। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ये भी वन लाइनर में पूछा जाता है कि समाज का सावयवी सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया है आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब स्पेंसर ने समाज की तुलना करी मानव शरीर से, ठीक है, किससे करी? मानव शरीर से करी और कहा कि समाज एक सावयव के समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, समाज एक सावयव है या समाज एक सावयव के समान है। ये परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की। सावयव का मतलब क्या है? सावयव का मतलब अगर आप समझ जाएंगे तो पूरी ये थियरी समझ जाएंगे। सावयव का मतलब होता है मनुष्य का शरीर, जैसे मनुष्य का शरीर होता है, इसके विभिन्न अंग हैं। हमारे बॉडी में कितने सारे पार्ट्स हैं, हाथ, पैर, मुंह, नाक, तो ये सारे विभिन्न अंग हैं, सभी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन ये सभी आपस में मिल करके काम कर रहे हैं और इस तरीके से घुले मिले हैं कि एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए भी एक दूसरे पे डिपेंड है ना, डिपेंड। जैसे अभी हाथ भोजन बनाता है, मुंह भोजन चबाता है, पेट में जाता है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा सावयव या हमारा शरीर काम करता है। उसी प्रकार समाज के भी अलग अलग अंग हैं, जैसे कि धर्म, परिवार, विवाह, शिक्षा, राज्य, तो ये अलग अलग अंग हैं और ये सभी अंग
इसको बनाए रखने में अपना प्रकार्य या योगदान देते हैं। ठीक, अपना क्या देते हैं? योगदान देते हैं। तो यही से इसको बोलते हैं कि प्रकारवादी विचार किसने दिया? तो ये स्पेंसर ने दिया था। लेकिन प्रकारवादी सिद्धांत के जनक वो दुर्खीम है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये विचार स्पेंसर ने दिया है, लेकिन जनक आप इसके जो है वो दुर्खीम माने जाते हैं। तो ये है टोटली कि समाज जो है शरीर के समान ही है, इसके विविध अंग हैं और वो इसको बनाए रखने में योगदान देते हैं, और समाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि व्यक्ति के। ठीक, तो ये है सावेवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का। अब इस थ्योरी की भी आलोचना हुई है। क्या कहा गया आलोचना में? तो दो आधारों पे आलोचना हुई। एक तो कही गई कि व्यक्ति से तुलना आपने कर तो दी, लेकिन व्यक्ति को तो हम देख सकते हैं, इसके शरीर के अंगों को हम देख सकते हैं, लेकिन समाज अमूर्त है, अब इसको हम देख नहीं सकते, तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती। ठीक, पहली ये आलोचना हुई। दूसरी आलोचना का आधार है कि व्यक्ति का स्वतंत्र एक मस्तिष्क होता है, एक मन होता है, लेकिन समाज में ऐसा कोई मन मस्तिष्क नहीं है। तो ये आधार पर इसकी आलोचना हुई है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें तो मैकाइवर पेज ने कहा है कि समाज और व्यक्ति के संबंधों को स्पष्ट करने वाला कोई भी सिद्धांत ना तो पूर्णतः व्यक्तिवादी हो सकता है और ना ही पूर्णतः समाज उन्मुख। तो मतलब ये कह सकते हैं आप कि अगर हम व्यक्ति और समाज के संबंधों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। हम ना तो एक थ्योरी व्यक्तिवादी लेकर के चल सकते हैं, ना ही पूरी तरीके से समाज उन्मुख। एक समाजशास्त्री होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम समाजशास्त्र में व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से भी अध्ययन करें और समाज के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखें, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये था आज की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।